हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9 इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो यूनिट नंबर 9 है इसका आपका लेसन है लेसन नंबर 35। इसका नाम है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। पाठ का नाम क्या है? मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। आपके यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। इसका नंबर पहला जो लेसन है यूनिट का वो है लेसन नंबर 35। इसका नाम है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। इससे पहले हमने पीछे जो सेकंड यूनिट पढ़ी उसमें हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था, वो थे आपका बॉटनी का पार्ट। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए कि भाई आनुवांशिकता क्या होती है। पहली बात आपके लेसन में क्या है? आनुवांशिकता। वैसे आप ये जो लेसन है वो 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज भी होगा। तो आनुवांशिकता क्या होती है, तो पहले देखते हैं आनुवांशिकता। आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए किसी घर के अंदर जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके जो घर परिवार के या रिश्तेदार के जो लोग होते हैं वो उस बच्चे के नाक नक्श को देखते हैं, ठीक है भाई, बालों के रंग को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, और वो बताते हैं भी इसकी जो आंख है वो इस मम्मी से मिलती है, या मान लीजिए जो बालों का रंग है वो पिता से है, आंखों का रंग पिता से मिल रहा है, ठीक है भाई। तो ये जो लक्षण होते हैं वो जो जनकों से किसमें जाते हैं भाई? संतति के अंदर जाते हैं। वो लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। देखिए, आनुवांशिकता या हेरिडिटी। हेरिडिटी का अर्थ क्या होता है? संतति की वह प्रवृत्ति जिसमें वह अपने जनकों के ही गुण या लक्षणों का क्या करता है? प्राप्त करता है। संतति की वह प्रवृत्ति जिसमें वह अपने जनकों के ही गुण या लक्षणों को क्या करता है? प्राप्त करता है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकता कहलाती है या हेरिडिटी कहलाती है। मतलब जनकों से लक्षणों का किसमें संचारित होना या स्थानांतरित होना? अपनी संतति के अंदर, या संतति के जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो लक्षण किनसे आते हैं? माता व पिता से आते हैं, ठीक है भाई। या फिर और ये जो लक्षण होते हैं, ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं? संचरित या स्थानांतरित हो सकते हैं। और ये जो स्थानांतरण कार्य है वो आपको पता ही है किसके द्वारा होता है भाई? जीन के द्वारा होता है, ठीक है भाई। किसके द्वारा होता है? जीन। जीन क्या होती है? आनुवांशिकता की इकाई होती है, ठीक है भाई। डीएनए के ऊपर एक सूक्ष्म संरचना या इकाई पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन क्या होती है? आनुवांशिक इकाई जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है? स्थानांतरित करती है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। जीन के तो पहले देखते हैं आनुवांशिकता की परिभाषा हुई कि संतति की वह प्रवृत्ति जिसमें वह अपने लक्षणों को किससे प्राप्त करता है? अपने जनकों से प्राप्त करता है। और साथ साथ में आप ये नोट भी करते रहिए, ठीक है भाई। अब देखिए भी आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स इंग्लिश के अंदर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवांशिकता का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता तथा जनको व इनकी संतति के मध्य, आनुवांशिकता, जनको व इनकी संतति के मध्य के बीच विविधता का क्या करना? अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना भी? विविधता का अध्ययन करना। अब आपने देखा होगा कि अपने जो लक्षण होते हैं वो अपने माता पिता से तो मिलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि भी एक ही जनक के समान है, या माता के समान है, या पिता के समान है। मतलब दोनों ही जनकों से अपने अंदर क्या आते हैं? लक्षण आते हैं। और वो लक्षण क्या होते हैं? दोनों जनकों से प्राप्त होते हैं। और दोनों जनकों के प्राप्त होने के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति में कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। मतलब कुछ अलग प्रवृत्ति पाई जाती है, अलग गुण पाए जाते हैं, मिक्सअप गुण होते हैं। तो उन गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब जनकों से उनके जो लक्षण उनकी संतति में गए हैं उन लक्षणों का, मतलब जनकों व संतति के मध्य का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है भाई। अब देखिए, आनुवांशिकी जो शब्द है वो सर्वप्रथम दिया था विलियम बैटसन ने। किसने दिया था भाई? विलियम बैटसन ने दिया था 1905 के अंदर। कब दिया था? 1905 के अंदर विलियम बैटसन ने। इसका जो जेनेटिक्स है या जो आनुवांशिकी है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है।
आनुवांशिकी क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो है वृद्धि करना या होने से या वृद्धि करना। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है इसका आनुवांशिकी का। सर्वप्रथम किसने शब्द दिया भाई? विलियम बेटसन ने दिया। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब आनुवांशिकी के जनक किसको माना जाता है? अभी जैसे अपने बायोलॉजी के जनक कौन है? अभी अरस्तु। बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी के जनक अरस्तु और बॉटनी के थियोफ्रास्टस। तो इसी प्रकार से जो आनुवांशिकी है उसका जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में कि भी जो मेंडल था उसने अपने प्रयोग करीबन, जब मेंडल के नियमों की खोज हुई इससे 34 वर्षों पहले ही अपने मेंडल के का जो नियम थे वो क्या इसमें क्या कर दिए थे? प्रतिपादित कर दिए थे। परंतु किन्हीं कारणोंवश मेंडल के जो नियम है या मेंडल की जो रिसर्च थी उसको क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। मतलब लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी कारणवश मेंडल के देहांत के बाद सन 1900 के अंदर इसके नियमों की पुनः खोज हुई। इसके नियमों की पुनः खोज किस प्रकार से हुई कि कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर क्या किया था? कार्य किया था और वो कार्य के जो परिणाम प्राप्त हुए वो परिणाम किनसे मिलते जुलते थे? मेंडल के ही नियमों से मिलते जुलते थे। इसीलिए बाद में उन वैज्ञानिकों ने क्या किया? मेंडल के नियमों को दोबारा देखा, उसके ऊपर रिसर्च की और उसको आगे बढ़ाया। तो देखिए मेंडल के नियमों की पुनः खोज, तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज मेंडल के चले जाने के कितने वर्षों बाद हुई थी? 34 वर्षों बाद हुई। अब मेंडल ने क्या बताया? देखिए उस वर्ष आपने देखा होगा कि जो अपने डार्विनवाद, लेमार्कवाद, ये सब क्या थे? अधिक प्रचलित थे। तो इसलिए लोगों ने मेंडल के नियमों को ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई। तो अब बाद में क्या हुआ? जैसे जैसे आनुवांशिकी का विकास होता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, उसी प्रकार से नए रिसर्च हुई। नई रिसर्च के बाद लोगों को पता चला कि जो संतति जो बनती है उसके अंदर जो लक्षण आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो उसकी जो खोज है वो किसका हुई? 1900 के अंदर। तो 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक थे अपने, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कौन है? कार्ल कोरेंस। जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस। और एक थे ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक एरिक वोन शेरमार्क। और दूसरे वैज्ञानिक थे अपने हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब अपने अपने रिसर्च कर रहे थे तो ये जो परिणामों पर प्राप्त हुए, मतलब इनको जो परिणाम प्राप्त हुए वो किससे मिलते जुलते थे? मेंडल के नियमों से। तो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से? कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने मेंडल के नियमों की क्या की? पुनः खोज की। तो अब बात करते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल ने अपना प्रयोग आपको पता है, आप पढ़ के आ चुके हैं, किस पर किया था? मटर के ऊपर किया था। परंतु मटर से भी पहले मेंडल ने कई पादपों के ऊपर क्या किया था? अपना अध्ययन किया था जो उनमें सफल नहीं हुआ उसका। और उन्हें सफल न होने के कारण, मतलब मेंडल से पहले भी ऐसा नहीं है कि मेंडल ही कार्य कर रहे थे, मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे जेनेटिक्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या देखा कि जो और जो वैज्ञानिक कार्य कर चुके थे उन कार्य वैज्ञानिकों की जो विफलता थी, मतलब वो जो वैज्ञानिक अपने कार्य में सफल नहीं हो सके, वो किन कारणों से सफल नहीं हो सके, उन कारणों को ध्यान में रखकर मेंडल ने अपने कार्य को क्या किया? आगे बढ़ाया। परंतु मेंडल ने भी कुछ पादप ऐसे लिए जिनके अंदर ये क्या हो गए? विफल हो गए। फिर बाद में इन्होंने किसको चुना भी? मटर के पादप को चुना। तो मटर के पादप को किस आधार पर चुना? तो मटर के पादप को इन्होंने चुना कि उसके अंदर पहला लक्षण है कि जो मटर का पादप है उसको आप आसानी से उद्यान में या गमले में क्या लगा सकते हो? बो सकते हो। मतलब इसकी जो आपको अगर पीढ़ियां लगानी है तो आप उद्यान या गमले के अंदर इसको आसानी से लगा सकते हैं। किसको भाई? मटर के पादप को। तो मटर के पादप को आप क्या कर सकते हैं? आसानी से गमले के अंदर या उद्यान के अंदर बो सकते हैं। और इनकी हाइट भी क्या होती है? छोटी होती है, स्थान कम घेरते हैं। ये सब लक्षण आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वही इसके अंदर हमें वो पढ़ना है। इसका जीवन काल क्या होता है भाई? छोटा होता है या अल्प होता है? जीवन काल छोटा या अल्प होता है, मतलब कितना होता है भाई?
1 वर्ष होता है। 1 वर्ष के अंदर ये अपना संपूर्ण जीवन काल क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। उसके अंदर ये जन्म भी कर लेता है, वृद्धि भी कर लेता है, विकास भी कर लेता है, और जन्म के बाद इससे एक नई पीढ़ी भी अपने को 1 वर्ष में बाद में क्या हो जाती है, एक नई पीढ़ी प्राप्त होती है एक पादप से। तो इसीलिए आप इससे कम समय में अधिक से अधिक क्या प्राप्त कर सकते हैं, संततियां प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है पुष्प क्या होते हैं, इसके द्विलिंगी होते हैं। हमने पीछे पढ़ा है बॉटनी के अंदर की जो पादप होते हैं उसके अंदर अगर पुष्प किस प्रकार का है, द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प है तो कौन सी कंडीशन में कौन सा परागण होगा भाई, स्वपरागण होगा। स्वपरागण मतलब है जैसे मान लीजिए अपना क्या है, पुष्प है, ये पुष्प का क्या है, वर्तिकाग्र है, ये क्या है, परागकोश। तो परागकोश से जो परागकण मुक्त होंगे वो उसी पुष्प के किस पर गिर जाएंगे भाई, वर्तिकाग्र पर, या फिर पादप के ऊपर कोई अन्य पुष्प लगा है, पादप के ऊपर कोई अन्य पुष्प लगा है उसके वर्तिकाग्र पर अगर परागकण गिर जाए तो ये क्या घटना कहलाती है, स्वपरागण। क्या कहलाती है, स्वपरागण। अब यहाँ पर जो स्वपरागण होता है उसका हमें फायदा क्या होता है, देखिए कि जो यहाँ पर जो स्वपरागण होगा कि स्वपरागण से क्या होता है, स्वपरागण के अंदर आपने क्या देखा कि एक ही जनक भाग दे रहा है। यहाँ पर क्या भाग दे रहा है, सिर्फ एक ही जनक, मतलब इसी पादप के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर गए। तो इससे आगे चलकर जो नया पादप बनेगा, इससे आगे चलकर जो नया पादप बनेगा उस पादप के अंदर लक्षण कौन से विद्यमान होंगे, इसी जनक के या इसी पादप के क्या होंगे, लक्षण विद्यमान होंगे। इसीलिए हम स्वपरागण के द्वारा लक्षणों की शुद्धता को भी क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है, एक मटर का पादप है, इसके अंदर हमें कोई लक्षण मिला है, जैसे मान लीजिए इसके जो इसकी हाइट क्या है, अधिक है, मान लीजिए हाइट क्या है इसकी, अधिक है। हाइट अधिक है तो इसके अंदर हम स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्वपरागण, मतलब दूसरा जनक भाग नहीं लेगा, एक ही जनक यहाँ पर क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। तो स्वपरागण इसके अंदर करवा दिया तो इससे उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो भी कैसी होगी भाई, लंबी ही प्राप्त होगी। अब यहाँ पर इस पादप का क्या था, ये जो लक्षण था, ऐसा का लक्षण, ऐसा का ऐसा लक्षण किसमें प्राप्त हो गया भाई, अगली पीढ़ी के अंदर प्राप्त हो गया अपने को। तो ये है लक्षणों की जो शुद्धता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए रख सकते हैं। अब इसका एक गुण और भी है भाई, यहाँ पर देखिए इसका एक गुण ये भी है कि आप इसके अंदर पर परागण भी करा सकते हैं। आप इसके अंदर क्या करा सकते हैं, पर परागण। पर परागण किस प्रकार से, तो देखिए पर परागण के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपना क्या है, पादप है, ये क्या है अपना पादप है। पादप है तो आप इसमें से विपुंसन की क्रिया कर सकते हैं। कौन सी क्रिया, विपुंसन। विपुंसन क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एक जनक को हटा दिया जाता है पुष्प से। जैसे मान लीजिए हम या तो वर्तिकाग्र को हटा दें या किसको हटा दें, परागकोश को, तो पुष्प कैसा हो जाएगा अपना, एक लिंगी। जैसे मान लीजिए अपने को इसके अंदर से हमने क्या कर दिया, वर्तिकाग्र को हटा दिया या फिर किसको हटा दिया, परागकोश को हटा दिया। परागकोश को हटा दिया तो कौन बच गया भाई, अपना स्त्री केसर भाग बच गया। और इस स्त्री केसर भाग पर अब देखिए परागकोश को हटाने से क्या हुआ कि अब परागकोश हट गए तो यहाँ पर जो अपना स्त्री केसर भाग है वो उसके अंदर स्वपरागण की संभावना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और स्वपरागण की संभावना प्राप्त समाप्त होने के बाद हम इसके अंदर क्या करा सकते हैं, पर परागण करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा पादप लिया, उसके पराग कणों को फिर इसके ऊपर क्या कर दिया, हमने छिड़क दिया। तो छिड़कने के बाद में इस पादप के द्वारा और क्या हुआ भाई, पर परागण हुआ। पर परागण के बाद जो संतति अपने को प्राप्त होती है उस संतति के अंदर दोनों ही जनकों के लक्षण क्या होंगे, विद्यमान होंगे। तो एक इस गुण के कारण भी मेंडल ने क्या किया, जो अपना पादप था मटर का उसको क्या किया, प्राप्त किया। मटर के पादप का बॉटनिकल नेम आपको पता ही है भाई, पाइसम सेटाइवम कहते हैं या इसको उद्यान मटर कहते हैं। मटर के पादप को क्या कहते हैं, बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम, तो ये आपको ध्यान है। नेक्स्ट इसका गुण है कि मटर के पौधे में क्या पाए जाते हैं, अनेक विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में क्या पाए जाते हैं, अनेक विप्रियासी। विप्रियासी लक्षण मतलब एक दूसरे के अपोजिट लक्षण, मतलब एक लंबा पादप का गुण है तो दूसरा क्या है, वह बोनेपन का भी गुण होगा। अगर एक का बीज क्या है,
गोल है तो दूसरे का क्या है, झुर्रीदार है। इसी प्रकार से अनेक लक्षण इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, और उनका हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था अपना थोड़ा सा आनुवंशिकी का परिचय। अब हम बात करते हैं कि मेंडल के द्वारा कौन से लक्षणों का क्या किया गया, चयन किया गया, और किन किन लक्षणों के ऊपर इसने अध्ययन किया। तो हमने देखा आनुवंशिकता, जनकों से लक्षणों का संतति में पहुंचना, आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी शब्द विलियम बैटसन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेकर जोहान मेंडल, मेंडल के नियमों की पुनः खोज कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरबर्ग व ह्यूगो डिवरीज ने की। बाकी इसके क्या है, लक्षण है कि किन आधार पर मेंडल ने मटर के पादप को चुना अपने रिसर्च कार्य के लिए। तो अब आगे हम देखते हैं मेंडल के द्वारा खोजे जाने वाले लक्षण, या जिनके ऊपर मेंडल ने क्या किया था, अपना अध्ययन किया था। तो देखिए मेंडल के द्वारा जो मटर का पादप था, हमने क्या पढ़ा है कि मटर का जो पादप है उसके अंदर क्या उपस्थित है भाई, अपने विपर्यासी लक्षण उपस्थित है। तो मटर के अंदर मेंडल ने 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को क्या किया, देखा। उनमें से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। कितने जोड़ी भी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। तो ये विपर्यासी लक्षण कौन से थे, देखिए पहला है पुष्प की ऊंचाई। पुष्प की ऊंचाई के अंदर एक पादप तो ऐसा होता है जिसके अंदर पादप क्या होता है, बोलना होता है, और दूसरा पादप क्या होता है, लंबा होता है। पुष्प की स्थिति कैसी होती है भाई, शीर्षस्थ भी होती है और कक्षीय भी होती है। इसके अंदर आप देखिए पादप की ऊंचाई के अंदर है कि जो बोना पादप था वो कैसा है भाई, अप्रभावी है। आप ये भी ध्यान में रखना कि पादप की ऊंचाई की अगर बात करें तो बोलना पादप कैसा है, अप्रभावी है, और लंबा पादप क्या है, प्रभावी है। ये आगे हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों के अंदर, उसने किस प्रकार से देखा कि जो पादप है वो बोलना है या लंबा है। देखिए पुष्प की स्थिति, एक पादप तो ऐसा है जिसके अंदर पुष्प कहाँ पर लगते हैं, शीर्ष पर। एक पादप ऐसा है जहां पर पुष्प कहाँ पर लगती है, उसके कक्ष के अंदर। फली का आकार, फली का आकार कैसा होता है भाई, संकुचित भी होता है मटर के पादपों में, और फूली हुई भी क्या पाई जाती है, फली पाई जाती है। फली का रंग, फली का रंग कैसा होता है, पीला भी होता है वह हरा भी होता है। बीज का आकार झुर्रीदार गोल, बीज कवच का रंग सफेद धूसर, बीज पत्र का रंग हरा व पीला। तो देखिए पुष्प की स्थिति अगर शीर्षस्थ है किसी पादप के अंदर तो वो कैसा है, अप्रभावी। कक्षीय है तो वो कैसा है, प्रभावी। फली का आकार संकुचित है पादप के अंदर तो वो कैसा है, अप्रभावी। फूली हुई है तो कैसा है, प्रभावी। फली का रंग कैसा है, पीला तो अप्रभावी, अगर हरा है तो प्रभावी। बीज कवच का रंग सफेद है तो क्या है, अप्रभावी, और बीज कवच का रंग दूसर है तो क्या है, प्रभावी है। बीज पत्र का रंग क्या है, हरा है। बीज पत्र का रंग हरा है तो कैसा है, अप्रभावी, अगर पीला है तो क्या है, प्रभावी। आई बात समझ में। तो ये देखिए ये थे मेंडल के द्वारा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जिनका मेंडल ने क्या किया था, अध्ययन किया था। कितने थे वैसे, 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। 34 में से 7 ही को क्यों चुना, अब ये क्यों सुनाता है कि ये जो 7 लक्षण थे जो मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए थे, ये वंशागतिक रूप से क्या थे, शुद्ध थे। ये क्या थे, वंशागतिक रूप से क्या थे, शुद्ध थे। वंशागतिक रूप से क्या थे भाई, शुद्ध थे। किस प्रकार से, अगर मान लीजिए अगर आप लंबे पादप को बोते हैं तो आपको जो प्राप्त होने वाली जो संतति होगी वो कैसी होगी, लंबी होगी। अगर आप कोई पादप ऐसा लेते हैं जिसकी फली क्या है, फूली हुई है, तो उससे प्राप्त होने वाली जो संतति होगी उसके अंदर जो फली लगेगी वो कैसी होगी, फूली होगी। अगर आपने बोने पादप को बोया है तो आपको संतति में कौन सा पादप प्राप्त होगा, बोना पादप प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से ये मेंडल के जो 7 जो विपर्यासी लक्षण थे उनका मेंडल ने क्या किया, अध्ययन किया, जो वंशागतिक रूप से क्या थे, शुद्ध थे। अब हम बात करते हैं कि जो मेंडल है, मेंडल के संकरण तकनीक की। फिर मेंडल ने अपना जो संकरण प्रयोग किया उसके अंदर उसने किस प्रकार की तकनीक को अपनाया, तभी आप मेंडल के नियम को जान सकते हैं। तो देखिए
पहला तो ये कि भी जो मेंडल है, मेंडल ने हमने पीछे पढ़ा है कि संकरण करने से पहले, संकरण मतलब दो जनकों के मध्य क्या कराना, क्रॉस करवाना। तो दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाने से पहले या दो लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने से पहले उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए विपुंसन की क्रिया की, तो विपुंसन, विपुंसन के अंदर इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए पादप है अपना लंबा पादप, ये कौन सा पादप है, लंबे पादप का पुष्प है। इस पुष्प के अंदर इन्होंने क्या किया, पुंकेसर भाग को काट कर क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या कर दिया भाई, पुंकेसर भाग को काट कर अलग कर दिया। और पुंकेसर भाग को काटने के अलग करने के बाद में ये पादप कैसा हो गया, अपना एक लिंगी हो गया। तो ये घटना क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है, जिसके अंदर एक जनक को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और क्या किया जाता है इसके अंदर, एक जनक को हटाने के बाद में जो अपना इस तरीके से जो भाग बचा है, इस तरीके से भाग के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक दूसरा पादप लिया। क्या किया, एक दूसरा पादप लिया। जैसे मान लीजिए इसका क्रॉस अपने को किसके साथ कराना है, बोने पादप के साथ। ये कैसा है, लंबा, तो बोने पादप के साथ क्रॉस कराना है। तो इन्होंने बोने पादप के क्या लिए, परागकण लिए। क्या लिए, बोने पादप के परागकण। आगे पीछे पढ़ चुके हैं, आपको बताया है परागकणों का वर्तिकाग्र प्रस्थानांतर क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो इन्होंने परागकणों से क्या कराई, परागण की क्रिया, मतलब बोने पादप के परागकण लेकर किसके ऊपर छिड़क दिए, लंबे पादप के वर्तिकाग्र के ऊपर है। तो यहाँ पर दो जनकों के मध्य क्या हो गया, क्रॉस हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और इनसे जो उत्पन्न होती है संतति, उसे हम क्या कहते हैं, संकर संतति कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, संकर संतति कहते हैं, जिसके अंदर दोनों जनकों के गुण क्या होंगे, विद्यमान होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्रॉस करवा दिया, और क्रॉस करवाने के बाद में इसको क्या कर दिया, बांध दिया गया, मतलब टैगिंग कर दी गई किसी थैली के द्वारा, या इसको क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया, ताकि ये जो वर्तिकाग्र है वो किसी अन्य लंबे पादप के जो परागकण है उनसे क्या न हो सके, क्रॉसिंग न हो सके। इसलिए इसको क्या कर दिया, टैगिंग कर दिया, जिसे हम क्या करते हैं, टैग लगाना भी कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि ये जो बीज प्राप्त हुए थे इनसे, देखिए इनसे जो बीज प्राप्त हुए अपने को, उन बीजों को बोया। क्या किया, बो दिया, और बोलने से जो संतति प्राप्त हुई उसका इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। अब यहाँ पर देखिए कि संकरण के अंदर हम जो जनक भाग लेते हैं उन जनकों को तो हम दर्शाते हैं पी से, पेरेंट्स से, ठीक है। और पेरेंट्स के बाद में इन पेरेंट्स से पी से जो संतति प्राप्त होती है उसको हम दर्शाते हैं F1 से। इसको हम किससे दर्शाते हैं, F1 से। और मतलब देखिए यहाँ पर आपने कराया लंबे पादप बोने पादप के मध्य क्या कराएंगे, क्रॉस। तो इस पादप के अंदर आपको क्या प्राप्त होंगे, बीज प्राप्त होंगे। और इन बीज को जब बोएंगे, इन बीज को जब आप बोएंगे तो बोने के बाद में आपको पता चलेगा कि पादप कैसा है, लंबा है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, ये आपको पता है। अगर लंबे बोने पादप के मध्य क्रॉस कराएंगे तो पादप कैसा आएगा, लंबा आएगा, ठीक है। लंबा क्या होता है, प्रभावी होता है। तो बीज को बोया तो पादप कैसा प्राप्त हुआ, लंबा। तो आपने क्या देखा, ये क्या हो गई, अपनी F1 संतति प्राप्त हो गई। अब आप F1 संतति को, अब अगर आप F1 संतति का किसी अन्य जनक के से क्रॉस करवाते हैं, वो ये अन्य जनक लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लंबा पादप ही ले लिया, ठीक है, लंबा पादप ले लिया, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करवाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा, पेरेंट सेकंड। और जो संतति जो अपनी फर्स्ट थी, इस F1 को जब हम सेकंड क्रॉस करवाएंगे तो सेकंड क्रॉस के अंदर हम इसको क्या कहेंगे, P2 कहेंगे। इसको भी आई बस में, इसको हम क्या कहेंगे, P2। और इन दोनों के मध्य क्रॉस से जो संतति उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, F2 संतति। तो ये क्या थे, मेंडल के संकर के कुछ तरीके थे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेंडल के नियम के जो वंशावली है, कि भी मेंडल ने अपने जो नियम थे उनके अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। उन शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिनको हम कहते हैं मेंडल के नियम की वंशावली। और मेंडल के नियम की वंशावली के बाद हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ठीक है भाई, त्रिसंकर संकरण तो है नहीं आपके, तो बताएंगे। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, आज के लिए इतना ही। साथ साथ में आप इसके नोट्स भी तैयार करते रहिए।
और ये आपका थोड़ा पढ़ा भी हुआ है 10th क्लास के अंदर, तो आपको समझने में आई होप आसानी रहेगी थोड़ी सी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।